बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और मिड वीक चल रहा है जनाब, वेडनेसडे है और दरमियान में चूंकि हम मौजूद हैं तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आधा हफ्ता आपका अच्छा गुजरा है तो बाकी आधा भी अच्छा गुजर जाएगा। इसके साथ साथ अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया है और उनको बरकरार रखा गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। ऐलामी में ये कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार रखी जाएगी। और वजीर आज़म ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली कमी को सार्फिन तक मुंतकिल करने की बजाय इस रकम को बलोचिस्तान की सबसे अहम शाहरा N25 से उसे 2 रोया करने में इस्तेमाल किया जाएगा और कच्ची केनाल मंसूबे की तकमील से बलोचिस्तान की सैकड़ों एकड़ अराजी सैराब होगी। जी हाँ, उधर वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी दे दी है और इस तरमीम में कौमी महसूलात में इजाफा होगा। ये तो थी एक आपके लिए एक अच्छी खबर ही कह सकते हैं कि जो इजाफा नहीं हुआ, कीमतें बरकरार रखी गई हैं। उम्मीद ये की जा रही थी वैसे कि शायद कीमतें मजीद कम कर दी जाएंगी। हाँ, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मजीद कम कर दी जाएंगी, लेकिन उन्हें बरकरार रखा गया है। और जनाब ये तो एक अच्छी खबर हो गई। दूसरा ये कि आपको पता है फेस्टिविटीज चल रही हैं। PSL 10 की अगर उसकी बात करें तो जनाब शानदार किस्म के मुकाबले इस वक्त जारी हैं PSL सीजन 10 के, जिसमें कल के मुकाबले का अली जिक्र करेंगे तो कलंदर्स किस तरह से छा गए। कलंदर्स ने, मुझे तो लगा कि किंग्स का ताज जो है ना वो उतार फेंका और क्या अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। जब ये टकराते हैं तो दोनों शहरों के जो खिलाड़ी ही नहीं बल्कि शायकीन क्रिकेट भी बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं। और कराची स्टेडियम में सख्ता छा गया था शुरू में तो जो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस थी उसके पेश नजर जनाब 201 बॉलर्स को देखे कितना शानदार परफॉर्म किया उन्होंने। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए फिर मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए और फिर इसी तरह कराची किंग्स को 202 रन का हदफ दे दिया। और लाहौर कलंदर्स की जानिब से जो ओपनर बल्लेबाज थे फखर जमान 76 और डैरिल मिचेल 75 रन के साथ नुमाया रहे और क्या कारकर्दगी रही। 202 रन के ताकुब में फिर कराची किंग्स की बात करें तो उनकी जानिब से इनिंग्स का आगाज कप्तान डेविड वार्नर और टिम सेफर्ट ने किया, जो इंतहाई मायूस कुन साबित हुआ। उसकी वजह आपको बताता चलो क्योंकि पहले ही ओवर में ये दोनों आफरीदी का शिकार बन गए थे। उन्होंने पहले ही ओवर में दोनों को ही जो है वो आउट कर दिया और ये दोनों विकेटें उनके नाम रही। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें अपने नाम की। इसके अलावा जो दीगर बॉलर्स थे लाहौर कलंदर्स की जानिब से उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। कराची किंग्स की पूरी टीम 19.1 ओवर्स में 136 रन बनाकर ही ढेर हो गई। तो ये जनाब और एक वैसे बुरी चीज वो ये थी कि जनाब रवायती हरीफ हमने जिक्र किया उनका मुकाबला था और सारे स्टैंड्स खाली थे, यानी कि कराची वाले जो है ना वो मतलब क्या कर रहे हैं, मैच दूर हो जाना चाहिए कराची वालों, यानी ये इतनी बड़ी मैच देखने तो जाएं जनाब। PSL 10 की अच्छी खासी फेस्टिविटी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग अब तो वेदर भी उस तरह से नहीं होता, टाइमिंग्स भी वो वाली हो गई है मैच की कि जब आप लोग फारिग हो जाते हैं अपने दफातर से भी और अपने दीगर कामों से भी। इसके अलावा अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अली टॉपर कौन है जी? टॉपर इस्लामाबाद ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड है और इस्लामाबाद यूनाइटेड इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि वो अपने दोनों मैच खेलकर दोनों मैच जीती है और उसके बाद लाहौर कलंदर्स की बारी आ जाती है, लेकिन वो भी 2 मैचेस ही जीती है, लेकिन 3 मैचेस में से 1 हारी भी है। तो आज का जो मैच है जी PSL का 7वां मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड सुल्तान्स, आज रात 8 बजे मध्य मुकाबल होने हैं। देखते हैं जी आज की क्या कारकर्दगी रहती है, आगे चलकर जरा डिटेल में भी इस पर बात करेंगे। फिलहाल जो अपनी मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर नजर डालते हैं अपनी बड़ी खबर में। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज बड़ी अहम चीजें देखने में आई हैं। एक तरफ शहर इक़्तिदार में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन हुआ जिसमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने शिरकत की और खिताब भी किया, और दूसरी जानिब बानी PTI की बहनों और वकला की मुलाकातों को लेकर खासी गर्मा गर्मी नजर आई। बानी PTI की बहनों को एक बार फिर मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, ताहम चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत वकला की टीम ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसके बाद बानी PTI के 6 अहम नकात पैगाम की सूरत में पेश किए गए मीडिया के सामने और कहा गया कि बानी PTI ने वाज़ेह अल्फाज में किसी भी किस्म की डील या मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। कहा है कि ना उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। खान साहब ने आज कहा है मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए
कोई मुज़ाकरात करे, मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया है। और बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने मिनरल एक्ट की मंजूरी को भी अली अमीन गंडापुर और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों से मशरूत कर दिया है और ये कहा है कि जब तक मुलाकातें नहीं होती मिनरल एक्ट पर पेशरफ्त नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत कर दी है और ये भी कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मुख्तसर एजेंडे पर काम करे। उधर अमरीकी वफ्द की आर्मी चीफ और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात को लेकर बैरिस्टर गौहर अली खान का ये कहना था कि मुझे कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इस पर पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने मुलाकात में शिरकत की तस्दीक भी की है और कहा है कि मेरे इल्म में है कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि अमरीकी वफ्द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और चीफ वेब आमिर डोगर को इशाये पर बुलाया था और पीटीआई रहनुमाओं के पास मौका था कि जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनके साथ बैठकर बात करते। अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई पर कोई बात नहीं की। वफ्द ने कहा कि उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। मैंने जो बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को, तो मैंने एविडेंस भी रखा हुआ है, फोन कॉल्स का भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का भी एविडेंस है, वो सारा कुछ है, मेरे स्टाफ के पास भी है। और वो मगर मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर भी सियासत की। ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते, कोई पाकिस्तान की बात करते, कोई पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी बात करते, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी बात करते, यूएस के साथ रिलेशनशिप की बात करते। ये तो बड़ा अच्छा मौका था उनको कि वो आके बात करते। इस पर बैरिस्टर गौहर ने फिर रद्देमल देते हुए कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की कोई दावत नहीं दी, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, ना उनके स्टाफ ने कोई कॉल की है। अयाज सादिक कौमी असम्बलीकर है, मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम है, उनकी इज्जत करता हूं, इसलिए कोई क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता। हम इस मामले को यही खत्म करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। सारी सिचुएशन आपके सामने है। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हर हफ्ते हमें ये मुलाकात के हवाले से काफी हंगामा आराई देखने को मिलती है, काफी तशवीश पाई जाती है। लोग अक्सर सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि बानी की बहनों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। देखें, ये वो काम है जो माशाल्लाह हुकूमत और इदारे मिल के इसको बाकायदा प्लान करते हैं और फिर इसकी हाइप क्रिएट होती है मुलाकात की। वरना ये मुलाकातें रूटीन में अगर हो रही हों तो वो बयानिया तो फिर भी आ रहा है ना कि आपने कितने दिन रोक लेना है किसी चीज को। तो पहली बात तो ये है कि इत्मीनान के साथ मुलाकात करने देनी चाहिए। इसमें कोई मुजायका होना नहीं चाहिए कि आपने जो कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग ली फिर आप उसको भी नहीं मान रहे, तो चीजें खराब हो जाती हैं। और जो पीटीआई चाहती है कि मीडिया में इन रहे, वो तो फिर ये काम बड़ी आसानी से हुकूमत की तरफ से हो रहा है कि आप रोक रहे हैं। भाई आप प्लान करें कि जिन लोगों ने मिलना है मिल लें, वो आके बयान दे लेंगे। पहले भी यही होता था, अब क्या हो रहा है? कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं ये अमेरिकन कांग्रेसमैन की वजह से हो रहा है। हालांकि कांग्रेसमैन जो आए थे पाकिस्तान कॉकस से मुतालिक थे, उनका इस किस्म की सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं था। जो भी आपने स्पीकर की बात सुनाई भी है, जिसमें वादे तौर पर उन्होंने कहा हमारा आपके इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये वफ्द इस काम के लिए आया ही नहीं था। बहरहाल जो भी बातचीत है खान साहब के साथ लोगों की मुलाकातों को ना कराना कोई फायदेमंद नहीं है और फिर उसपे हाइप क्रिएट होती है। मुलाकात करा देनी चाहिए। वो तो पीटीआई खुद बहुत है आपस में एक दूसरे के खिलाफ, जैसे आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर और इन लोगों ने तासुर दिया कि हमें बातचीत का इख्तियार दिया है और कल जो लोग मिल के आए उन्होंने जीरो कर दिया। मुझे बताएं आजम सवाती साहब का हल्फ कहाँ गया कि मुझे खान साहब ने कहा है, जबकि खान साहब के ब्याह पे सलमान सफदर भी, फैसल फरीद भी, बैरिस्टर गौहर भी सब आके बात कर रहे हैं कि खान साहब ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिया कि उनके ब्याह पे करे। हाँ, उन्होंने ये जरूर बात कही कि आप से अगर कोई बात करना चाहता है या आप जाके बात करना चाहते हैं तो मुल्क को कौम के हवाले से करें, मेरे और मेरी वाइफ के हवाले से ना करें। तो ठीक है, बस ये इनकी आपस में सियासी तौर पे जो लड़ाई चल रही है वो तो है, वो बढ़ती है जब लीडरशिप ना हो, इमरान खान साहब के साथ राब्ता ना हो। तो इस तकसीम का भी चूंकि फायदा कोई नहीं होने का, पीटीआई है इमरान खान और कुछ नहीं है। सही। तो आमिर साहब, जिस तरह से भी आपने खुद भी जिक्र किया, बैरिस्टर गौहर दीगर वकला तो उन्हें तो मिलने की इजाज़त दी जाती है, जिसके बाद फिर पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें उठती हैं कि मनपसंद लोगों को मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, वो लोग जो फहरिस्त में जिनके नाम नहीं होते उन्हें मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बाकी लोगों से मुलाकात ना करवाने की रीज़न क्या है?
देखिए, बात यह है कि ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल नामजद जो हैं सलमान अकरम राजा, कि उनकी चौधराहट होनी चाहिए। सियासी जमातें बटालियन नहीं होती कि आप डिसिप्लिन इस तरह कायम करेंगे। यही कल इमरान खान ने भी इंडोर्स कर दिया कि जिसको मौका मिलता है वो जरूर आया करे। अब गट्स होते हैं, फैसल फरीद को इन्होंने 4-5 हफ्ते रोक के रखा, सलमान अकरम राजा ने कमेटी से भी निकलवा दिया, लीगल कमेटी की। तो क्या 4 हफ्ते में इन्होंने मुलाकातें करा ली इमरान खान साहब से सियासी लोगों की, या और भी बैन करा दी और अपनी भी बैन हो गई? तो पार्टी के अंदर देखना ये चाहिए कि कौन अपनी लीडरशिप के लिए कोर्ट के जरिए सियासी तौर पे फायदा ला सकता है। लेकिन वो डिसिप्लिन कायम करने में लग गए और अपने पार्टी के चेयरमैन को भी उन्होंने साथ बिठा के बुरा भला कहा कि किसी को नहीं जाना चाहिए था। फिर पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि जिसको मौका मिले मिल जाए, और उसको एंडोर्स कर दिया इमरान खान ने भी कि जो आता है आए जरूर, ताकि मुझे कुछ पता चले। अब इशू ये था कि जी बहुत ज्यादा कि जी सोशल मीडिया से डिस्टेंस पैदा करें। वो तो मेरी फैसल फरीद से भी बात हुई, इमरान खान ने कहा मेरा ट्विटर हैंडल जो है उसको ऑन करें, मेरे मैसेजेस सब लोगों के पास जाने चाहिए, और मैं कोई डील नहीं कर रहा। तो वो जो गुफ्तगू बहुत सारे लोग ला रहे थे कि जी कोई डील होने जा रही है, तो वो तो खत्म हो गई कि इमरान खान वही चाह रही थी पूछना। एक तो ये कि जो 6 पॉइंट्स है, जो 6 हमेशा से निकात आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी, जो मीडिया के सामने कल भी बैरिस्टर गौर साहब ने रखे, और जिसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बानी पीटीआई ने किसी किस्म की डील नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है, तरदीद कर दी उन्होंने। तो मुज़ाकरात का इख्तियार भी उन्होंने कहा कि किसी को नहीं दिया, और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। तो फिर अगर हम देखें तो आज़म सवाती जो दावे कर रहे हैं उन पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? इसके ऊपर 2 चीजें हैं कि आजम सवाती की भी केपी में जो जेयूआई के साथ अपने मानसेरा में लड़ाई है, और अली अमीन गंडापुर की भी, यानी ये एक गैंग अप हुए हुए लोग हैं पार्टी के अंदर के मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत ना हो, और उसका कुछ फायदा भी पहुंचा कि कल जब इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया कि वो नाराज हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कर रहे हैं, और उनके लोग पब्लिक में आके जेयूआई के कह रहे हैं कि जब अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो आप हमारे पास क्या लेने आते हैं। तो खान साहब ने नंबर 1 तो ये बात तरदीद की कि ऐसा कोई राब्ता नहीं हो रहा, ना मैंने किसी को कहा है। लेकिन ये भी नहीं है कि पीटीआई मरहून मिन्नत है जेयूआई की कि हम बड़ी पार्टी हैं, हम अगर बात कर रहे हैं तो इस हवाले से कर रहे हैं कि वो भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हमें मिलके चलना चाहिए। मकसद उनका ये था कि ऐसी भी बात नहीं है कि हम सिर्फ जेयूआई की वजह से हैं। तो वहां पे ही लोगों ने ये बात कही कि नहीं, उन्होंने कोई लड़ाई की बात नहीं की जेयूआई ने, लेकिन जो हमारे लोगों ने तासुर दिया कि आपने उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए रास्ता दिया है, उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि अगर आपने वहीं जाना है तो फिर आप सियासी जमातों के पास बात करने के लिए क्यों आते हैं। तो अब जेयूआई का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा जब ये राब्ता करेंगे, क्योंकि खान साहब ने वो जो माइनर मिनरल बिल्स पे भी कहा है कि मुझे आके वजीर आला भी ब्रीफ करें और मेरी सियासी पार्टी के अपने लोगों से मुलाकात भी कराई जाए। तो अच्छी दिलचस्प बहस चलेगी इसके ऊपर कि क्या होता है। तो आमिर साहब ये बताएं कि बानी ने पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिश तेज करने की हिदायत की है, तो मुस्तकबिल में आपको कोई ऐसा इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जेयूआई ने जब ये लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, आजम सवाती का बयान नहीं भी आया था, तो रमजान शरीफ में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद हम अपनी आमला का इजलास बुलाएंगे, उसमें 2-4 दिन हम बैठेंगे और हम फिर फैसला करेंगे कि कहाँ है। और उस दौरान उन्होंने जो तहरीरी गारंटी मांगी थी पीटीआई से कि वो बैकआउट नहीं करेगी और जो फिर इत्तेहाद होगा उसको चलाएगी, तो वो तो कल की मैंने 2-3 लोगों से बात की है, वो कल वहां जेरे बहस नहीं आई कि जेयूआई का ये सिर्फ इस हद तक बात हुई जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नाते बनाने या बिगाड़ने के ऊपर थी। लेकिन जेयूआई तो तभी करेगी ना जब आप उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट में जा रहे होंगे, तो वो कल वहां पे जेरे बहस नहीं आई बात। तो ग्रैंड अलायंस तो फिर उस पे खड़ा है ना, बाकी जमातें तो सारी मौजूद है उनके साथ जो अपोजिशन में है। मेन मसला तो जेयूआई का था, जिसके ऊपर सब लोगों का ख्याल है कि इस वक्त अगर पीटीआई बाहर नहीं निकल रही तो मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन तो एक आवाज पे बाहर आएंगे, तो लिहाजा उनकी स्ट्रीट पावर को यूज किया जाए। यही जेयूआई को भी पता है कि हमें किस लिए बुलाया जा रहा है, तो दोनों अपने अपने फायदे के हवाले से देख रहे हैं कि सियासी तौर पे कैसे मुफाद मिल सकता है। तो आमिर साहब, इस तरह ही इसी सिचुएशन को अगर मद्देनजर रखें, जिस तरह से ऑपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, इस ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं जो कि अभी तक तो नहीं बन सका है, लेकिन अभी हमने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया है, दीगर पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस जो पूरा सिचुएशन है इसमें हुकूमत ज्यादा लाइक है या फिर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा नालायक है जो किसी तरह से टफ टाइम दे नहीं पा रही हुकूमत को? देखिए, ये लड़ाई जो है पीटीआई लड़ना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जो कुछ उन्होंने अब तक किया उसका फायदा ज़ाहिर है हुकूमत को जा रहा है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों एक हुए हैं। इस वक्त उनके अंदर कोई दरार नहीं है। तो वो जो कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ पे तनकीद होती है बार बार कि जी वो तो आर्मी चीफ का नाम लिए बगैर बात ही नहीं करते, तो मेरी एक पीएमएलएन के लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा चलें
हम तो पब्लिकली आके कह रहे हैं। तो ये जो दो काले चश्मों को बिठा के धूप में पीएम हाउस में इमरान खान बैठते थे अपना चश्मा लगा के, उनका इशारा था जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा पे, और तस्वीर में वो नाम जनरल बाजवा बाजवा ही करते रहते थे। तो हम तो पब्लिकली बात कर रहे हैं ना कि हम और वो एक हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है और हमारी कोई लड़ाई भी नहीं है। और बेनिफिट जाहिर है इस वक्त तो पीटीआई के खिलाफ ही जा रहा है ना, कि वो गवर्नमेंट के मुफाद में जा रहा है। पीटीआई की सियासी हिकमत अमली में मुश्किलात हैं। बातचीत उन्होंने तोड़ी जनवरी में, उस वक्त जब ख्याल ये था कि ट्रंप ने चूंकि ओथ ले लिया, अगर बातचीत जारी रही तो हमारा काम खराब हो जाएगा, तो उधर से भी कोई फायदा ना हुआ। और अब पीटीआई के अंदर एक बहस तो मौजूद है ना कि रास्ता क्या है निकलने का। अच्छा आमिर साहब, हुकूमत की तरफ से जो अब इकदाम लिए जा रहे हैं उसको कितना आप समझते हैं कि वो एक ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो अभी कमी नहीं की गई है, हालांकि ग्लोबली कीमतों में कमी आई है, तो इसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी देखी गई है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर उसको एडजस्ट कर दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो सिर्फ ये नहीं बल्कि साथ ये कहा गया कि ये पैसा हम बलूचिस्तान की शाहराहों पे देंगे और हम वहां पे लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, कोई अलग तो नहीं है, लेकिन या तो कुछ हिस्सा वहां देते और कुछ लोगों को मुंतकिल करते, क्योंकि हर आदमी मेरे और आपके समेत चाहेगा कि उसकी जेब से पैसे कम से कम जाएं और उसको फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। तो लोगों में एक बहस तो आ गई है ना कि बलूचिस्तान में पंजाबियों को खड़े होकर गोली मारी दी जाती है, शनाख्ती कार्ड ढूंढ के किया जाता है। बिल्कुल बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज भुट्टी ने 27वीं की पीएम की वहीं पे बैठ के, एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन ये जेस्चर पंजाब ने तो हमेशा शो किया है। जवाब में पंजाब के ऊपर ही दशनाम तराजी सियासी भी होती है और जो अलहदगी पसंद है वो तो करते ही हैं। तो बैलेंस क्रिएट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि सारे का सारा बेनिफिट ये अवाम तक आना तो चाहिए। पिछली दफा बिजली का काम करके चलें, आपने गुजारा कर लिया, इस दफा आप कह रहे हैं हम वहां देंगे, तो आम आदमी तो चाहेगा कि उसको फायदा बराह रास्त आए। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, दूसरी जानिब जो फिच ने रेटिंग बेहतर की है, मईशत मुस्तहकम करार दे दी है पाकिस्तान की, उस पर क्या कमेंट करेंगे? सिंबॉलिकली बेहतरीन बात है। देखे ना, दुनिया में आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतरी होने का मतलब है आपके कर्जों के ऊपर बोझ कम होता है, आपको कर्जे जो लेने होते हैं वो शरह सूद उसमें मुनासिब होती है, आप ब्लैकमेल नहीं हो रहे होते। वो उसकी वजह है आईएमएफ के प्रोग्राम का इंटैक्ट होना। अब हमारे यहाँ तो हर बंदा आईएमएफ पे भी चढ़ बैठता है, बिल्कुल उसकी वजह से जैसे बताया कि 60-70 रुपए फी डॉलर भी दबाव में हैं हम कि कम हो सकता है, लेकिन आपकी मैशत भी नहीं ना चल सकती आलमी इदारों से दूर हटके, फिर आप चलाएंगे क्या? यहाँ पे तो कोई नहीं काम चलता। लिहाजा इसको ये कहा जा रहा है कि इंकरेजमेंट बनेगी इस बात की कि अगर 22-23 में गड़बड़ हुई तो फिर अब वो 24 में जो बेहतरीन इकदाम किए गए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब वक्त हुआ है पाकिस्तानियों के एक पसंदीदा खेल के बारे में बात करने का। वॉलीबॉल का हम जिक्र कर रहे हैं जनाब। वॉलीबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। रफ्तार, आपकी हिकमत अमली और इसके साथ साथ टीम वर्क का जो हसीन इम्तजाज है ना, उसका मुजाहरा किया जाता है जब ये वॉलीबॉल खेला जाता है। पाकिस्तान में वॉलीबॉल जो है बड़े शौक से खेला भी जाता है और पसंद भी किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल के खेल में आलमी सतह पर भी अब पाकिस्तान नुमाया हैसियत रखता है। पाकिस्तान में वापडा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टीमों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खेल में कमाल महारत दिखाई है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में 54वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद हुआ, पीओएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ और उसमें वापडा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स समेत 14 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान एयरफोर्स की टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ और पाकिस्तान वापडा ने 3-1 से जीत हासिल करते हुए कौमी मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस हवाले से हमने बात करनी है। बिल्कुल, इसकी कप्तान पाकिस्तान वापडा वॉलीबॉल टीम काशिफ नवीद हमारे साथ है। काशिफ, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए कितनी तैयारी की थी आपने चैंपियनशिप से पहले और अपनी टीम की कारकर्दगी से आप कितने खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमने 1 माह कैंप लगाया था रमज़ान शरीफ में इधर लाहौर में वापरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी थी, तो उस तस्वीर अल्लाह पाक ने हमें दी अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक काशिफ, हम आपको कंग्रेचुलेट भी करते हैं इतनी शानदार फतह के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली कौन सा जो हरीफ था या कौन सी टीम थी वो आपके लिए टफ साबित हुई? किसके साथ जो मैच है वो सबसे मुश्किल रहा? मुश्किल तो हमारा फाइनल रहा है क्योंकि एयरफोर्स की टीम बहुत अच्छी थी, बैलेंस टीम थी। तो क्योंकि हमारे 2 लड़के नहीं थे, 2 लड़के बाहर लीग खेलने के लिए गए हुए थे, उस्मान फरियाद था, मुराद जहान था, इसलिए हमारी टीम थोड़ी सी कमजोर से थी उनके बजाय। तो वो टीम बहुत अच्छी थी एयरफोर्स की, तो बहुत टफ मुकाबला रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, हमारे
लड़कों ने बहुत अच्छी गेम खेली तो अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, पता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ, हमने देखा कि फाइनल में तीसरे राउंड में आपकी टीम लड़खड़ा गई थी, चौथे राउंड में कमबैक किया, उसके लिए क्या हिकमत अमली आप लोगों ने अपनाई थी? बस तीसरे सेट में हमारी टीम थोड़ी सी इजी हो गई थी, हमने कहा कि बस हम जीत गए हैं, 2 सेट पहले हम जीत गए, थोड़े से इजी हुए तो एयरफोर्स ने कम बैक किया। तो जब तीसरा सेट हम हारे हैं, चौथा सेट हमने स्टार्ट किया है, तो हमारे कोचेस ने उन्होंने कहा कि इजी नहीं होना, टफ टाइम फर्स्ट टाइम 2, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम थोड़े सीरियस हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी और हमने चौथा सेट जीता और हमने फतह किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। काशिफ, मुझे बताएं कि वॉलीबॉल में स्पेशली हम बात करें तो इसके अंदर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, स्पीड होती है, आपकी स्ट्रेटजी होती है, इसके साथ साथ टीम वर्क होता है। टीम वर्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा टीम वर्क होता है, क्योंकि जब तक आपका टीम वर्क नहीं होगा, ये टीम इवेंट है, तो उसके अलावा आप नहीं जीत सकते हो। तो इसलिए हमारा जो वापड़ा कॉम्बिनेशन टीम वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा है। हमारे कोचेज, हमारा टीम मैनेजर वो बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक टीम है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वापड़ा की बहुत स्ट्रांग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हम चैंपियन होते हैं। तो काशिफ, ये बताइएगा कि आप एक देखते हैं, एक बूम आ गया है वॉलीबॉल के खेल में पाकिस्तान में खासकर, और लोग पहले से ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह है जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में इसके हवाले से टैलेंट में इजाफा हो रहा है बल्कि मकबूलियत में भी इजाफा होता चला जा रहा है? टैलेंट तो सर बहुत है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। असल में पहले जो था ना, पहले वॉलीबॉल को इतना मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया जाता था ना, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पे भी लाइव मैचेस आ रहे हैं, तो लोगों को और ज्यादा शौक बढ़ रहा है। तो ये ज्यादा कावश हमारे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यकूब साहब की है कि वो वॉलीबॉल को इतना प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्सर भी ले रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से वॉलीबॉल बहुत ज्यादा अभी लाइव आने की वजह से लोगों में शौक आ रहा है। तो इसलिए पहले भी बहुत था, लेकिन पहले इतना नहीं था क्योंकि लाइव नहीं दिखाते थे, क्योंकि ज्यादातर क्रिकेट यही लोगों को पता था, वॉलीबॉल का पता ही नहीं था, तो इसलिए ज्यादा अभी बहुत ज्यादा शौक हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है वॉलीबॉल के हवाले से भी, तो आलमी सतह पर कहाँ देखते हैं आप पाकिस्तान को? बहुत ऊपर। अभी आप यकीन करें कि हमारा अभी लास्ट एशियन की गेम्स में हमारी 5वीं पोजीशन आई है। अभी बहरीन में हम लास्ट टाइम चैलेंज कप खेलने के लिए गए, उधर हम सेकंड हुए हैं। अभी ये कावा कप हुआ था इस्लामाबाद में, तो उधर हम फर्स्ट हुए हैं। तो अभी फिर ये 29 मई से 4 जून तक फिर इंटरनेशनल कावा कप हो रहा है, जिसमें इंडिया, ईरान 7-8 टीमें आ रही हैं। तो बहुत ज्यादा अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड में हमारी 33 पोजीशन है, इंडिया की 99 है। तो वॉलीबॉल बहुत पाकिस्तान का अप हो रहा है। तो यही मैं कुछ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज आप थोड़ा सा वॉलीबॉल को भी प्रमोट करें, मीडिया वाले जितना क्रिकेट हम कर रहे हैं वॉलीबॉल को भी करें, तो इंशाल्लाह ये वॉलीबॉल पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल लेकर तो जाएगा। काशिफ, आप जानते हैं कि जब फतुहात कोई टीम समेट रही हो किसी भी खेल में, तो वो खुद से मंजर आम पर आ जाए, हमारी मजबूरी बन जाती है उसको डिस्कस करना। तो आप फतुहात समेटते रहें, हम आपको जो है मंजर आम पर लाते रहेंगे और इसी तरह प्रमोट करते रहेंगे। ये बताइएगा कि अभी आपको अपनी टीम में कौन सा खिलाड़ी ऐसा लगता है कि उसकी कमी की वजह से टीम की जो कारकर्दगी है वो सारी मुतासर हो सकती है, और क्या वजह है कि आप समझते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को टीम में होना जरूरी है? जो हमारी नेशनल टीम है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारी बैलेंस टीम है, क्योंकि हमारे तकरीबन 10-12 लड़के जो है ना वो प्रोफेशनल लीग खेलते हैं। तो वापड़ा टीम में हमारे जो 2 मेन प्लेयर थे, जिसमें मैंने उस्मान फरियाद का नाम लिया, वो कल ही वापस आया लीग खेल के ईरान से, वो नहीं था, और मुराद जहान नहीं था, वो अभी बहरीन में लीग खेल रहा है। बाकी हमारे जो मेन प्लेयर हैं वो तो हमारे पास थे, मुराद वजीर था, एमल खान था। तो ये 2 लड़के हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमारा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है ना वो थोड़ा सा खराब हुआ है। अच्छा, तो बीइंग ए कैप्टन मुझे बताएं काशिफ, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है टीम में? फेवरेट प्लेयर तो सवाल है, लेकिन आप जवाब दें इसका। उस्मान फरियाद है जी। अच्छा, आपके फेवरेट हैं, और उसकी वजह क्या है? कौन सा ऐसा टैलेंट है उनके अंदर जो जिसकी वजह से वो आपके फेवरेट है? एक तो भाई है, दोस्त भी है, गपशप भी काफी है। दूसरा उसकी गेम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो इसलिए उसको ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। लड़का बहुत अच्छा है जी। ठीक है,
ठीक, राइट। तो काशिफ ये बताइएगा कि जो लोग अब परसू कर रहे हैं इसको, वॉलीबॉल को खेल रहे हैं, और जिस तरह स्कूलों में भी अब टीम्स बन चुकी हैं, स्कूल की सतह पर भी खेला जा रहा है ये खेल, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, उन बच्चों को जो अब इस खेल को परसू कर रहे हैं कि किस तरह से इसको अप्रोच करें? क्योंकि अभी आपने बताया आपके 2 खिलाड़ी बैरून मुल्क जाकर लीग्स खेल रहे थे, तो इसका मतलब है इसका स्कोप अच्छा खासा है। बहुत हमारे तकरीबन जो नेशनल टीम के हम 12-14 प्लेयर हैं ना, हम सब लीग खेलते हैं जी, सब 2-4 नहीं, क्योंकि जो हमारा सीजन था वो खत्म हो गया, इसलिए हम नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए आ रहे हैं। उस्मान और जो मुराद का वो सीजन खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो नहीं पहुंच सके हैं। तो वॉलीबॉल मैं तो यही कहूँगा, जो नौजवान है मेहनत करें, और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जॉब भी मिलती है और आगे नेशनल सतह पे भी खेलने का मौका मिलता है और ठीक ठाक पैसा भी मिलता है। तो मैं यही बच्चों को कहूँगा कि मेहनत करें और आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ नवीद हमारे साथ मौजूद थे, कैप्टन वापडा वॉलीबॉल टीम। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक जी। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि उसके बावजूद भी हुकूमत ने फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम जो कीमतें हैं वो बरकरार रख के लेवी की शरह एडजस्ट कर दी है, और जरा ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ा दी है। पेट्रोल पर लेवी की शरह 8 रुपये 72 पैसे तक बढ़ाई गई है, और पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 से बढ़कर 78 रुपये 72 पैसे हो गई। और हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उस पर भी लेवी की शरह में 7 रुपये 1 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 70 से बढ़कर 77 रुपए 1 पैसा हो गई है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अब किया गया है, और सदर मुमलिकत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई, और तरमीम के जरिए पेट्रोलियम लेवी के नरखों को बढ़ाया गया है। ये सारी सिचुएशन जिस पर हमने बात करनी है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना साहब, एक्सपर्ट है इकॉनमी, अस्सलाम वालेकुम, और एंकर पर्सन है एक्सप्रेस के। शहबाज राना साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है गवर्नमेंट की जानिब से कि कीमतें जो हैं उन्हें कम नहीं किया गया, ऑल्दो के आलमी सतह पर जो तेल की कीमतें हैं वो और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्राइसेस कम होंगी, लेकिन प्राइसेस जो है वो बरकरार रखी गई हैं, आप क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरे ख्याल में ये गैर मुनसिफाना फैसला है वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का। ये दूसरी दफा हुआ है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई है और उसको जो अवाम तक है उसका रिलीफ पास ऑन नहीं किया गया। ये अगर रिलीफ हुकूमत जो है अवाम को पास ऑन करती तो ये अवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं था, कोई तोहफा नहीं था, बल्कि ये एक उनका हक था। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, आपको पता है कि 300 रुपये 3 लीटर तक की पेट्रोल की कीमत गई है, तकरीबन 300 रुपये तक, तो उस वक्त तो अवाम को ये कहा गया कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते, इसलिए आपको बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती है तो उसी तरीके से ये अवाम का हक होता है कि वो जो रिलीफ है उनको मिले। अब अगर आप इसकी डिटेल्स देखें इस वक्त और जो वजूहत प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, पिछले महीने उन्होंने कहा जी कि हमने बिजली की कीमतों में कमी करनी है तो हमें और पैसा चाहिए, तो बिजली की कीमतों में कमी के लिए उन्होंने 10 रुपए 3 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स वो बढ़ा दिया। अब हर वो शख्स, चाहे एक मोटरसाइकिल वाला है, चाहे एक ट्रैक्टर है जो डीजल इस्तेमाल करके वो खेती बाड़ी में इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर पिछले महीने 10 रुपए का जो इजाफी टैक्स डाला गया उसको रिलीफ नहीं दी। अब इस महीने इन्होंने कहा है जी कि हमने बलूचिस्तान में सड़क बनानी है, हमने बलूचिस्तान में एक और कैनाल जो है उसको एक्सपेंड करना है, हमें उसके लिए इजाफी पैसा चाहिए, तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर तकरीबन 8 रुपए 3 लीटर और इजाफा कर दिया। आज यहाँ पर मैं जब बात कर रहे हैं तो 78 रुपए 3 लीटर पेट्रोलियम लेवी है। इन दोनों मसनूआत के ऊपर तकरीबन एक पे 70 और दूसरे पे 17 है जैसे आपने बताया, और उसके अलावा 20% इसके ऊपर एक इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है। तो इस सारी सूरत हाल में इसका जितने भी नोबल कॉज हो, ये जो सोशल जस्टिस होती है, ये करना अवाम का काम नहीं होता, हुकूमत का काम होता है। अवाम का काम होता है जो उसके ऊपर ड्यू टैक्सेस हैं वो ड्यू टैक्सेस अवाम दे। अब सैबिट क्लास के ऊपर आपको पता है कि मैक्सिमम 38.5% टैक्स है। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर पहले ही 50% तक इनकम टैक्स है। इसके अलावा सेल्स टैक्स अलग है और बाकी टैक्सेस पेट्रोलियम लेवी की सूरत में मोटरवेज के ऊपर जिस तरीके से हुकूमत जो है टोल टैक्सेस बढ़ा रही है, तो अगर इस तरीके से हुकूमत लोगों पर टैक्स का बोझ डाल के और उसकी ये जस्टिफिकेशन देगी कि हमने बिजली की कीमत करनी है या बलूचिस्तान में सड़कें बनानी है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी पैसा हुकूमत के पास था। इस साल का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 1100 अरब रुपए का है। वो 1100 अरब रुपए हुकूमत पूरा खर्च नहीं कर पा रही और अवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल के मजीद टैक्सेस दिए जा रहे हैं। और बलूचिस्तान की जो एक उसके अंदर जो डेवलपमेंट का इशू है वो बिल्कुल उसको तमाम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो
ऐसे इक्विटेबल और फेयर तरीके से होना चाहिए जिसका दूसरों सूबों के ऊपर बोझ ना पड़े। और बलूचिस्तान के ऊपर अगर आप देखें, जो बलूचिस्तान का बजट है वो सब कैश सरप्लस में है, मतलब इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो खसारे में नहीं, उसके पास इतना पैसा है कि अपनी आवाम के ऊपर लगा सकते हैं। और नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो बलूचिस्तान को पैसा मिलता है वो बाकी सूबों के मुकाबले में इसलिए ज्यादा मिलता है कि बाकी तीनों सूबों को जो एफबीआर की एक्चुअल कलेक्शन होती है उसके ऊपर उनको उनका हिस्सा जो होता है वो मिलता है। बलूचिस्तान के केस में एक्चुअल कलेक्शन के ऊपर उनको हिस्सा नहीं मिलता। जो एफबीआर का हदफ होता है, चाहे वो हासिल हो या ना हो, उस हदफ की बेस के ऊपर बलूचिस्तान को पैसा मिलता है। तो सब जो बलूचिस्तान की जो डेप्रीवेशन है, वहाँ पे जो गुर्बत है, पसमानगी, उसको खत्म करने के लिए सब एक साथ है। लेकिन क्या ये जस्टिफाइबल है कि आवाम के ऊपर इस तरीके से टैक्स लगाकर और फिर ये कहा जाए कि तो शहबाज साहब, आपने जिस तरह कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जो जस्टिफिकेशन दी जा रही हैं वो काफ़ी नहीं है और ये डिलीवर होना चाहिए था, क्योंकि जब महंगाई होती है तो फौरी तौर पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो फौरी तौर पर बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन अगर कम हो रही है तो फिर एक्सक्यूजेस पेश करके उनको वैसी मतवाजन रखा जा रहा है, बरकरार रखा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, ये कोई IMF की जानिब से प्रेशर है या ये हुकूमत अपने तौर पर अपनी आवाम पर लागू कर रही है? देखिए, अपेरेंटली तो IMF की तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं लग रहा। IMF का जब लास्ट मिशन आया था तो उस मिशन के अख्ताम के बाद हमारी उनसे एक बैकग्राउंड मीटिंग हुई थी IMF के लोगों से, तो उसके ऊपर उन्होंने ये जो क्रॉस सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है कि एक आप कमोडिटी के ऊपर लेके इजाफी टैक्स दूसरी कमोडिटी को सब्सिडाइज करे, IMF जो है असूली तौर पर इसके खिलाफ है। और इस बात का खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इतराफ किया जब उन्होंने बिजली कीमतों में कमी के लिए PM ऑफिस में वहाँ पे उन्होंने एक लोगों को बुलाया और वो उनको खिताब किया, तो उसमें उन्होंने एडमिट किया कि IMF इस हक में नहीं था कि हम बिजली की कीमत कम करने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाए। फिर उन्होंने कहा जी हमने बैक टू बैक मीटिंग की और फिर उन्होंने कहा जी मैंने खुद कहा कि फिर मैं क्या IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करूँ उनको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर तो बजट के ऊपर न्यूट्रल इम्पैक्ट है। तो IMF प्रिंसिपल इस चीज के अगेंस्ट है और इकोनॉमिक थ्योरी में भी मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। या तो एक टारगेटेड चीज हो ना कि आप एक मखसूस ग्रुप से बहुत ही पाकिस्तान का कोई अमीर तरीन तबका उसके ऊपर इजाफी टैक्स देकर आप वहां से पैसा लेते, बिजली की कीमत भी कम कर देते और हम आप कहते हैं हमने बलूचिस्तान में सड़क भी बनानी है। यहाँ पे ये जो डीजल है और जो पेट्रोल है, ये वो बंदा भी अपने पेट्रोल जो अपने मोटर बाइक में डलवा रहा है जिसकी जो मिनिमम वेज है, जिसकी 36,000 रुपया तनख्वाह है, उसको भी आज आपने डिनाई कर दिया है 8 रुपए का रिलीफ। इसी तरीके से आपने उसको पिछले महीने 10 रुपए का रिलीफ डिनाई किया। तो जो लोग अपने अखराजात मुश्किल पूरा कर रहे हैं और लोग बर्दाश्त कर रहे हैं 3 साल से इतना जो टैक्सों का बोझ, अब उनको ये कहा जा रहा है कि हम किसी नोबल कॉज के लिए आपसे पैसा लेंगे, आपको मजीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो ये एक मुनसिफाना बात नहीं है। प्राइम मुनसिफाना बात बिल्कुल नहीं है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ओपिनियन पेश की और जानते ही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर कमी हुई है, तो ये कमी आवाम तक भी पहुंचनी चाहिए थी किसी न किसी सूरत। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। दूसरे घंटे की इब्तिदा है तो जनाब आपको बताते चलें कि इस वक्त भी शो में बहुत कुछ बाकी है। क्रिकेट की बात होना भी बाकी है और सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करते, हमने पहले वॉलीबॉल की भी बात की और इसी शो में हम एक और खेल मैराथन की भी बात करेंगे और उसमें हमारे अपने एंकर काफ़ी कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, उसकी भी बात होगी। लेकिन इस वक्त टाइम हुआ है सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब का, जिसमें वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं मोहम्मद हसन मिराज से और बात हो रही है कि पाकिस्तान में उर्दू अदब में क्या अच्छा लिखा जा रहा है और कौन ये लिख रहा है। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। मेरे साथ मोहम्मद हसन महराज हैं, रेल की सिटी, कमाल किताब। इनकी एक और बड़ी खसूसियत है कि इन्होंने एक बाकायदा ऐसा आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, या इनके पास एक ऐसी आंख है जो देखती है कि यार ये बंदा तख्लीकी है और ये बहुत अच्छा राइटर है। पाकिस्तान में जदीद जो लिखने वाले हैं, जो अच्छा लिखने वाले हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, चाहे अफसाना है चाहे शेर है, वो ये नहीं हो सकता कि हसन महराज के दोस्त ना हो। तो फिर हसन महराज को ऐसे खोजी हैं, कोई ऐसा इनके पास चीज़ है कि बस ये जो नए तख्लीकार हैं इनका एक हजूम इनके गिर्द रहता है। बहुत शुक्रिया हसन भाई। हम वैसे ही मायूस हो जाते हैं ना, अब कई दफ़ा होता है कि शायद तख्लीक का सफ़र जो है वो रुक गया। मुतासिर तो हुआ है इसमें, तो मेरे ख्याल में आप एक दूसरे से इत्तेफाक करेंगे, बट इतना भी नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं। अगर मैं कहूँ कि पिछले 20-25 सालों में आप क्या समझते हैं, या इस वक्त मौजूदा दौर में अच्छी राइटर्स आ रहे हैं, कौन हैं? थोड़ा सा अगर आप रोशनास करवा दें नाज़रीन। अच्छा,
हमेशा की तरह ये एक बड़ा काम है और मतलब मैं पहले ही उतार के ये डिस्क्लेमर मेज पे रखना चाहूंगा कि जब से आपकी दाढ़ी में हल्की हल्की सफेदी आई, आप डिस्क्लेमर बहुत देर जरूरी हो गया ये दाढ़ी मतलब इसको दाढ़ी ना कहा जाए, इसको स्टबल कहा जाए, ठीक है। तो जकी का जो काम है वो बहुत पहले मैंने इसका एक लालटेन में एक इसकी चीज छपी थी, ठीक है। वो सिपाही तनवीर हुसैन वाला था और वो एक शानदार काम था, बहुत शानदार काम था। और जब वो मैंने पढ़ा तो मतलब उस वक्त मुझे लगा कि यार ये एक इंतहाई गैर मामूली तहरीर है। अच्छा, फिर वो रोज़मर्रा जो है वो मामूल एक ऐसा अजदहा है जो कि ये देखता ही नहीं है कि मेरे मुंह में जो चीज़ आ रही है वो किस तरह की चीज़ है, ठीक है, वो निकल जाता है। वो नहीं देखता कि मतलब ये वो बकरी है जिसके ऊपर पूरा ख़ानदान जो है वो रिलाय करता है, या ये चरवाहे का कुत्ता है, वो देखता ही नहीं, वो निकल जाता है। इस पूरी से गुजरने के बाद एक दिन शहर मदफून पढ़ने का मौका मिला। अब शहर मदफून जो है वो शहर मदफून कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 15 मिनट पढ़ा रखा और आप फिर बाहर निकल के गाड़ी पकड़ी और आप राया वॉक करने चले गए, ऐसी चीज़ नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वारदात करता है, ठीक है। आप एक जुमला पढ़ के आगे निकल जाते हैं, 6 लाइन्स डाउन द ड्राफ्ट आपको पता लगता है ये 6 जुमले पहले जो बात लिखी है कि वैगन में बैठ के जब मैं गुजर रहा था तो साइन बोर्ड मेरे आगे से गुजर रहे थे। ये साइन बोर्ड बुनियादी तौर पे उस दुकान के थे जहां मैंने पहली दफा हजामत करवाई। आप कहते हैं रुको यार, जैसे वो बिहार का मीम चलता है ना, रुको जरा रुको। तो आपको ये चीज स्ट्राइक करती है कि यार ये मतलब वो बहुत एक आम सा लड़का था मेरे साथ, एक उम्र का बड़ा खूबसूरत दौर मेरा उस दोस्त की मैयत में गुजरा। काशिफ जफर उसका नाम है, बहुत अच्छा शायर, ठीक है। बदकिस्मती ये है कि हम उसका कलाम उस तरह से दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अदब के स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं और ये किसी के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है भाई, अब नहीं ये नहीं ठीक हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। बहरहाल काशिफ जफर ने एक छोटा सा जुमला बहुत पहले मुझे बताया था कि शायर, उसने कहा शायर वो अच्छा होता है जिसका शेर आपको घर के हालात के मुताबिक लगे। वाह वाह ठीक है। तो मतलब जकी की तहरीर में जो है आइडेंटिटी और माइग्रेशन का जो सवाल है ना, ये हर आदमी को बहुत और तरीके से एंटेंगल करता है। हर फर्द, भले वो एक छोटे ढोक से उठ के एक बड़े गांव में आए या किसी मुजाफाती इलाके से उठ के, मतलब साहिवाल जो सरगोदा के करीब है वहाँ से उठ के एक आदमी आए और वो नवाब टाउन में अपने रोज़ शब गुजारना शुरू कर दे लाहौर में, ठीक है, उससे भी ये सवाल जो है निब्रत आज़मा होता है। ये मतलब उसके सामने हर रोज़ लंगोट कस के आता है कि हाँ भाई तू मुझे बता, ये तूने जो हिजरत की है इसका हासिल वसूल क्या है। असद फातमी साहब हैं, आपको मतलब असद फातमी को ना अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हैं टर्मिनोलॉजीज के हवाले से, ठीक है, तो आप असद फातमी को पॉलीमैथ कह सकते हैं। वो कई काम करता है, ठीक है, लेकिन जैसी एक मखसूस डायलेक्ट में शायरी असद फातमी करता है कि आप मतलब आप उसकी बहर के गर्दाब में गुम हो जाते हैं। ऐसा खूबसूरत शेर, ऐसा खूबसूरत शेर कि आप कहते हैं कि या खुदा, ये मतलब ये तखय्युल कहाँ से आ रहा है। और कहीं भी मतलब जब वो किसी एक जुबान में लिखता है तो ऐसा लगता है कि वो उस जुबान से वाबस्ता मुआशरत, तमद्दन, तहजीब में को बहुत पुराने, मतलब वो उर्दू में जब लिखेगा तो आपको लगेगा कि ये बुलंदशहर में रहने वाला कोई आदमी है जो इंतजार हुसैन साहब से 100 साल पहले वहां रहता था, ठीक है। जब ये थोड़ा सा नीचे आके इधर हमारे थल बेले की जुबान में शायरी करेगा तो आप कहेंगे यार असद फातमी, तो मेरा ख्याल है कि जब ब्रिटिश एम्पायर ने वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 में सोचा था कि यहाँ एक एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी तो उनसे सबसे पहले जो आदमी लड़ा होगा वो असद फातमी होगा, ठीक है। जब वो पंजाबी में जाके लिखता है तो आपको लगता है कि जो आनंदपुर का मुद्दा था जिसमें कांग्रेस से मत्था लेने वाले अकाली और नहंगों के दरमियान जो सबसे तवाना आवाज थी वो असद फातमी की थी। आप ये देखिए कि एक आदमी है और उसके कितने रूप हैं, तख्लीकी तौर पे वो कितना जबरदस्त, हाउ गिफ्टेड, हाउ वेल वर्स्ड ही इज विद द स्किल ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। सोहेब मुगीरा सिद्दीकी साहब का नाम मैं लेना चाहूंगा, ठीक है।
ठीक है, ये एक और तरह का नेपोटिज्म है, लेकिन बहरहाल है तो सो बी इट। सुहेब मुगीरा सिद्दीकी की मेहरबानी है कि जो अदक फलसफियाना मसाइल हैं वो शायरी में आके ऐसे, हम सिसिफस नहीं है तो फिर और क्या, ठीक है, हम भी पत्थर पहाड़ी पे ले जाएंगे। हाँ, अब ये देखे, ये अगर चीज मतलब बेसिकली तो एक एक्सपोजर होता है ना। कैमरे का कमाल ये है कि वो रोशनी को किसी एक छोटे से लहजे के लिए किसी एक मंजर पे माकूस करता है और बस वो लम्हा वक्त की कैद में महफूज हो जाता है। ये जो शटर सुहेब मुगीरा सिद्दीकी की शायरी के जरिए इन मसाइल की तरफ खुलता है, ये बहुत सी चीज़ों को महफूज कर लेता है। ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बड़े लोग हैं, क्रिएटिव पीपल। और बताइए। अच्छा, और भी मतलब अब एक और साहब हैं तो वो थोड़े बुजुर्ग, ठीक है, लेकिन उनका काम बड़ा, मतलब वो बहुत, चूंकि उनकी शख्सियत ऐसी है, आसिम बख्शी साहब की बात कर रहा हूँ। अरे ठीक है, बड़े दबे पांव हमेशा की तरह आएंगे और वो जिस तरह बादशाह आके चहार दरवेश में पीछे बैठ जाता है कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा, आसिम बख्शी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि बख्शी साहब की जितनी भी तहरीर है, ठीक है, वो मतलब वो तहरीर नहीं है, वो एक मतलब एक आदमी है जो सरकार ने भेजा कि जाओ आज देख के आओ कि आज फिल्म जो लगी है उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, वो हमें ले जाते हैं और हमें समाज के ऐसे मतलब एक मखसूस प्रिज्म से दिखाते हैं। साउथ पंजाब से एक पूरी खेप है क्रिएटिव लोगों की। खुदा का शुक्र है कि इस मुल्क में और इस शहर में प्रॉपर्टी का बिजनेस बूम पे आया और कंटेंट राइटिंग के उसमें वो लोग आगे आए हैं और उन्होंने मतलब शेर, अफसाना, ठीक है, नॉवेल, अब यहाँ पे मतलब वो जो एक वसाइल का मामला है और जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आगे बढ़ना चाहिए था, मतलब ये लोग क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाने के लेवल के लोग हैं जिनको सिर्फ वसाइल, एक्सप्रेशन और ये जो रोजगार के मसाइल हैं ये ना हो तो मतलब बहुत क्रिएटिव काम है जो मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप क्रिएटिव काम देख रहे होते हैं ना तो आप उम्र की बंदिश नहीं लगा सकते। आप एक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, चकवाल में होते हैं, ठीक है, रिटायर हो चुके हैं, सही है, शाहिद आजाद साहब हैं, चकवाल में क्या कमाल का लिखते हैं, ये मतलब, और आपको पता नहीं है ना क्योंकि आप मतलब द लग्जरी टू नो दीज पीपल कम with a certain degree of availability of time, एक certain availability, अगर आपके पास ऐसी फुर्सत है तो आप यकीनन इन लोगों को जानते हैं, इनको मतलब देखते हैं। और आज के दौर में एक कंसंट्रेटेड या एक फॉर्मेटेड बॉडी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना ना वकार साहब बड़ा मुश्किल काम है। जो ही ख्याल आता है आप कहते हैं कि यार मैं जरा फेसबुक पे लिख के ये पहले 100 लोगों से तो वो एप्रिसिएशन ले लूं, और ये एक वो थिएटर में जिस तरह फौरन ताली बजती है तो आप वो मतलब, लेकिन फिल्म बनाना मुश्किल काम है, नावल लिखना बहुत मुश्किल काम है, कोलैबोरेटिव, उम्र ज्यादा होती है लेकिन मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया हसन भाई। हसन भाई की एक खास बात यह है कि आप इनसे अगर राइटर्स का पूछें तो इनकी खूबी है कि वो मतलब एक ये नहीं है कि बस नाम गिनवा देंगे, एक एक नाम का पूरा पस मंज़र, और फिर वो बड़ा मज़ा करता है। तो यकीनन हमारे जो सेगमेंट होता है इसके वक्त महदूद होता है और फिर नेक्स्ट जब भी ये बरतानिया से आएंगे तो हम फिर कुछ और राइटर्स का पूछेंगे। और मेरा ख्याल है कि एक सेगमेंट में मैंने देखा है कि 3-4 राइटर बड़ी मुश्किल से कवर होते हैं, बल्कि नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ 2 राइटर्स रखें ताकि ये खुल के आराम से खूबसूरती से उस राइटर का पूरा जो पस मंज़र है उसकी तहरीर का वो सारा बयान कर सकें। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक। PSL सीजन 10 जारी हो और उसकी बात ना हो, शो अधूरा सा रह जाता है, तो जनाब आप कर ही लेते हैं। तफसीलन बात करते हैं। शानदार मुकाबले जारी हैं। PSL के छठे मैच में जो कुछ हुआ है, लाहौर कलंदर्स ने कमाल कर दिखाया। पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा ओवर्स में उन्होंने 6 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। कराची किंग्स को 202 रन का हदफ दिया। लाहौर कलंदर्स की जानिब से ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और डैरल मिचेल ने तो कमाल कर दिखाया। फखर जमान ने 76, डैरल मिचेल ने 75 रन बनाए। दोनों ही नुमाया रहे और 202 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की जानिब से इनिंग्स का आगाज कप्तान डेविड वार्नर और टिम सेफर्ड ने किया। खास बात यह थी कि दोनों जानिब से जो ओपनिंग बल्लेबाज थे ना वो कलीदी किरदार अदा करते रहे।
जीत और हार में, और यहां पर इंतहाई मायूस कुन साबित हुआ है ये जो दोनों बल्लेबाज थी, इनकी परफॉर्मेंस। डेविड वार्नर दूसरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार हुए, गेंद उनकी जो थी उस पर उन्होंने हिट लगाई और कैच थमा बैठे। कराची किंग्स की पूरी टीम 19.1 ओवर्स में 136 रन बनाकर ढेर हो गई। खुशदिल शाह ने 39 रन के साथ नुमाया बैटिंग की। और आज पीएसएल के 7वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा मुल्तान सुल्तान से, रात 8 बजे देखना मत भूलिएगा। अगर आप जाके देख सकते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है। जी हाँ, फेस्टिविटीज को जिस हद तक हो सके एंजॉय करें जी। हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सत्ती, हमारे स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उनसे जरा बात करते हैं पीएसएल 10 की ओवरऑल जो सूरत हाल चल रही है, जो कारकर्दगी हमारी टीम्स दिखा रही हैं उस पर भी, खासकर कल के मैच पर भी। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आप दोनों को, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल जी अहमद, क्या कहेंगे कल के मैच पर? कलंदर्स ने जिस तरह से किंग्स का तख्ता उल्टाया है उस पर क्या कमेंट करेंगे? ये वो बिल्कुल ही वो धोबी कार्ड वाला तख्ता बना दिया है। कल कराची शॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन नजर आया और कराची की टीम में मुझे थोड़े मसाइल नजर आते हैं। लाहौर ऑन पेपर भी कराची से बेहतर टीम है, स्पेशली कल जो 11 मैदान में उतरे थे वो लाहौर कलंदर के काफी बेहतर थे। अब जो कराची की टीम है ना जी, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर। इनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस या लैक ऑफ क्वालिटी रखते हैं पीएसएल T20 क्रिकेट में। तो अब आप देखिए कि लास्ट मैच में भी ये जो इससे पिछला मैच जीते थे ना, तो ये क्लियर गए थे, वो तो जेम्स विंस ने आके एक बहुत कमाल के सेंचुरी कर दी, खुशदिल ने उनको सपोर्ट किया तो वो जीत गए। फ्रॉम नोवेयर मुल्तान के खिलाफ वो हारे हुए थे। इस मैच में भी आप देखेंगे जेम्स विंस आउट होते हैं, आपके टिम सेफर्ट आउट होते हैं, 2-3 ऊपर से अच्छे प्लेयर आउट हुए तो टीम नहीं ठहर सकी और वो ब्लड खड़ा के गिर पड़ी। तो कराची को इस तनाजुर में देखना होगा। लाहौर में शाहीन के स्पेल ने बेसिकली कमर अहमद आपसे पूछने लगा था कि शाहीन तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दी है। शाहीन इंटरनेशनल मैचेस में जिस तरह दिखाई देते हैं और उनकी स्पीड भी कम दिखाई देती है, इस बार तो पहली ओवर में उन्होंने कमाल कर दिखाया, दोनों बल्लेबाज उनका निशाना बने। नहीं, ये पाकिस्तानी बॉलर ना, परेशान ना हो, ये आपको ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस आगे देते रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए कल अच्छी बॉलिंग की शाहीन ने, लेकिन मेरा जो परेशानी है वो ज्यादा है। देखिए एक लेंथ पे बॉल करते हैं, इस लेंथ पे ना आप ज्यादा मैचेस में कामयाब नहीं होते कि आप नया बॉल आप फुल कर रहे हैं। बैट्समैन को भी पता होता है फुल बॉल कर रहे हैं, कभी कभी तो चल जाता है कि यार फुल बॉल पे आप स्विंग करते हुए बैट्समैन को अर्ली ऑन मुश्किल होती है। लेकिन मैंने शाहीन को बहुत कम बाउंसर करते हुए देखा है, या आप हार्ड लेंथ मिडिल ओवर में आते हैं तो गुड लेंथ जो हार्ड लेंथ बॉल करना होता है, गुड फॉर यस्टरडे। बट इफ आई हैव टू सी शाहीन एज अ कंप्लीट बॉलर, नो, शाहीन को इम्प्रूव करना है अगर उसको रेलिवेंट रहना है लंबे अरसे तक, क्योंकि ये चल जाता है, लोकल पिचेस है, प्रेशर कम होता है। देखिए लीग क्रिकेट में प्रेशर कम होता है तो आप चीजें चल जाती हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल, आई होप शाहीन और अच्छा परफॉर्म करे आगे जाके। लेकिन आगे के लिए अच्छा परफॉर्म करना है तो शाहीन को अपनी बॉलिंग में वैरायटी लानी पड़ेगी। एक बॉल पे वो फुल बॉल स्विंगिंग पे रिलाई नहीं कर सकता सर। सही है। और अहमद, आपको क्या लगता है कराची किंग्स कहां पर को स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दिए, बल्कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, आपने कहा कि वो ज्यादा रिलाई कर रहे हैं अपने फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर, क्या यही एक रीजन है? लेकिन वो फॉरेन प्लेयर्स पे रिलाई कर रहे हैं और हेयर ड्रायर पे भी। तो कहने का मकसद ये है कि कराची का प्रॉब्लम रहा है जब से। देखिए कराची भी, देखिए दो टीमें हैं जिन्होंने ना बहुत बड़े शहर थे और उन्होंने अपनी लाज को कम रखा है। कराची एक लाहौर, इनके लाहौर 5 पहले पूरे सीजन पहले राउंड में बाहर होता रहा, कराची के भी यही मसाइल रहे, वो भी बाहर होते रहे। लाहौर दोस्त टाइटल जीत गया, उसके पीछे भी कुछ सर्टेन रीजंस थे, वो संभला, इस सीजन में बेहतर दिख रहा है। लेकिन कराची पता नहीं अब तक जो है ना वो अपना वो शहर को मैच नहीं कर सका, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो उनकी टीम की प्लानिंग में कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन में, स्क्वाड में, स्ट्रैटेजी में हमें कमी नजर आती है और यही वजह है कि कराची जो है वो आई होप आगे अच्छा खेल भी सकते हैं। विलियमसन भी ज्वाइन करने वाले हैं, बताया जा रहा है 23 या 4th तक। कौन से प्लेयर? केन विलियमसन जी, तो उन्होंने कौन से आके गेंद में सुराख कर देने हैं। केन विलियमसन जो वो एक अच्छे प्लेयर है, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट अगेन वो ज्यादातर तो एक एंकर का रोल प्ले करता है ना, यानी वो एक क्लासिकल प्लेयर है, जरा लॉन्ग फॉर्मेट के लंबे खेलने वाले। ऐसे प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए भी पूरी टीम की सपोर्ट जरूरी होती है। अगर सिर्फ अकेले तो ये मैच नहीं जीत पाएंगे, बाकी टीम को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। लाहौर कलंदर्स में अहमद आप देख रहे हैं फखर जमान ने 76 रन स्कोर किए, डैरल मिचेल ने 75 स्कोर किए और ये दोनों ओपनर्स के तौर पर गए थे। तो क्या उन्होंने अपनी टीम में ठीक ओपनर सिलेक्ट किए हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखिए लाहौर की टीम बेहतर है, आप इनका कॉम्बिनेशन देखें, स्पिन में उनके पास ऐसे स्पिनर की वैरायटी भी पूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल आसिफ अफरीदी हैं, वो बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। फिर सिकंदर रजा एज एन ऑलराउंड ऑप्शन बड़ा अच्छा चिप इन करते हैं, वो वैरायटी मिस्ट्री बॉल भी करते हैं, बैक ऑफ द हैंड आके कभी बॉल अंदर की तरफ ले आते हैं, कभी बाहर टर्न करते हैं। फिर जो नौजवान लेग स्पिनर आए बांग्लादेश से रिशाद हुसैन, वो बहुत अच्छे स्पिनर है। तो स्पिन अटैक अच्छा, फास्ट बॉलिंग में हारिस है, शाहीन है, और अभी तो ये इन फॉर्म बॉलर सलमान मिर्जा की जगह नहीं बन रही, वो भी लेफ्ट आर्म बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है लाहौर का। और फिर बैटिंग में डैरल मिचेल बहुत ही हार्ड वर्किंग, बड़ा फाइटिंग प्लेयर है। फखर का आपको पता है कि पाकिस्तान में इससे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर कोई है ही नहीं। तो बीच में सिकंदर खेल लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में। सो आई थिंक जो सारी साइड्स है ना, फॉर्म भी अच्छी है और प्लेयर भी अच्छे हैं लाहौर के, तो फॉर्म भी लगी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। और अहमद, आज के मैच में क्या कमेंट करेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अभी तक टॉप पर है इस वक्त, और वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स हैं, वो एक मैच ही खेले हैं और वो भी हार गए हैं। तो क्या कमेंट करेंगे? आपकी फेवरेट टीम कौन सी? और आई थिंक ये लोग लास्ट ईयर फाइनल में भी आमने सामने थे। जी, मुल्तान सुल्तान जो है वो जब से ये दूसरे ग्रुप के पास आई ना, पहले जब आई थी एक और ग्रुप के पास थी, तो तब से ये ऑलमोस्ट ये मतलब ग्रुप जो आपके नेक्स्ट स्टेजेस होते हैं, प्लेऑफ्स होते हैं या फाइनल, इनके लिए लाजमी पहुंचते हैं। सबसे कंसिस्टेंट टीम है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मतलब सबसे कामयाब टीम है, 3 टाइटल उनके पास हैं। तो ये दोनों टीमें डेटा के ऊपर बहुत बिलीव करती हैं, तो डेटा वर्सेस डेटा, तो देखते हैं कि इसका डेटा आज ब्रीच होगा। लेकिन 2 अच्छी साइड्स हैं, थिंकिंग साइड है, अकल के साथ आती हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गेम टुडे। राइट, तो होपफुली देखते हैं। अभी तक तो टॉप पे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जा रही है, दोनों मैचेस हमने जीती है, तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि इस्लामाबाद जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है शायद वो जीत जाए। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के पास भी यही चांस है कि वो अपना मैच जीतें और जो टेबल है उसके ऊपर जरा बढ़तरी कॉन्फिडेंस भी बहाल करें। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, PSL 10 की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए। 7वां मैच है जनाब, उसे एंजॉय कीजिए, हम भी इसके एंजॉय करेंगे और फिर इस पर तबसरा करेंगे कल। लेकिन अभी जाएंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आपको पता है कि पाकिस्तान में मैराथन में अब लोगों की दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ रही है, और पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनमें भी आलमी मेयार और उसूलों के मुताबिक मैराथन्स हो रही हैं, और इसमें लोगों की जो बड़ी तादाद है वो शिरकत भी करती है। हम आपसे मिलवाते भी अपने ऐसे एथलीट्स को, अपने रनर्स को। मगर इसके साथ साथ हैरानकुन बात ये भी है कि हमारे एथलीट अब पाकिस्तान के साथ साथ आलमी सतह पर भी मैराथन में शिरकत कर रहे हैं, और उनमें कुछ पाकिस्तान से हैं और कुछ पाकिस्तानी नयाद हैं। इन्हीं मैराथन रनर्स में वियना मैराथन रोप की एक बड़ी मैराथन है, इसके साथ पेरिस मैराथन ने दुनिया की बड़ी मैराथन का रिकॉर्ड कायम किया, और एक्सप्रेस न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर ने हाल ही में आलमी सतह पर मुनाकिद होने वाली 2 मैराथन मुकम्मल करके सबको हैरान कर दिया। रहमान अजहर ने वियना मैराथन और पेरिस मैराथन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और नॉर्वेजन पाकिस्तानी मोहम्मद फसीह साले ने वियना मैराथन को 3 घंटे 14 मिनट में तय किया और अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड भी बनाया, और इसके साथ साथ बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई भी कर लिया, जो कि बहुत बड़ी चीज है। आलमी सतह पर मैराथन में शिरकत करना कितना बड़ा चैलेंज है और इसमें शिरकत कैसे की जा सकती है, इस पर हमने बात करनी है। इसके लिए हम कर चुके हैं रहमान अजहर, सीनियर एंकर पर्सन है और अब मैराथन रनर भी है। जी, मोहम्मद फसीह साले हमारे साथ होंगे, मैराथन रनर है, इन दोनों से हम बात करेंगे। बिल्कुल फसीह साहब, आपकी इजाजत से जरा रहमान से सबसे पहले हम गुफ्तगू कर ले। रहमान, ये बताइएगा कि पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक ही साल में 2 मैराथन मुकम्मल की हैं। लोग तो अमूमन एक मैराथन का प्लान करते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए बॉडी रेडी होती है। 2 मैराथन भागना काफी मुश्किल काम है, और इस साल आपके क्या प्लान्स हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो बस देखिए, ये बल्कि एक हफ्ते में आप कह लें, क्योंकि पिछले जो संडे था उसमें मैंने वियना मैराथन जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये वाला जो संडे था अभी जो गुजरा है इसमें मैंने पेरिस मैराथन जो है वो मुकम्मल की है। टफ जरूर होता है और रिकमेंडेड भी नहीं होता, लेकिन वो क्या करें, हम पाकिस्तानी हैं और काम भी कर रहे हैं, जाहिर बात है, तो छुट्टी जो है वो जरा कम मिलती है। तो हमने कहा कि जब ये दोनों मैराथन जो है वो इकट्ठी हो रही हैं तो इस मौके से जो है वो फायदा उठाया जाए। असल में ये जो अप्रैल और मार्च के महीने होते हैं तो बहुत सारे मुल्कों में और दुनिया में बल्कि जो है हर जगह पर जो है वो इंटरनेशनली जो मैराथन्स का सीजन इसे कहा जाता है, और ये तो अभी यूरोप के अंदर मैराथन हो रही हैं, फिर आने वाले दिनों में लंदन मैराथन है, बॉस्टन मैराथन है। तो ये सीजन जो है वो मैराथन्स के लिए जो है वो बड़ा बिजी होता है, पूरी दुनिया में मैराथन ऑर्गेनाइज हो रही होती है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए, तो इसी वजह से मैंने ये दोनों मैराथन का जो ट्रेनिंग साइकिल होता है वो तकरीबन आपको 2 से 3 महीने जो है वो निकालने पड़ते हैं।
इस किसी भी मैराथन की प्रेपरेशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों मैराथन हुई और दोनों बड़े अच्छे तरीके से। जबरदस्त, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू रहमान, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, अपने काम को भी साथ लेकर चल रहे हैं और ये जो आपका शौक है जबरदस्त तरीके से, इसमें भी आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। फसी साहब, जिस तरह से अभी हम बात करें, आप दोनों के लिए मैराथन में पार्टिसिपेट करना कोई नया इवेंट नहीं था, इससे पहले भी आप लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा पिछली बार की निस्बत? बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपको अभी रहमान ने बताया कि एक तो आपको एक पूरे साइकिल से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि तकरीबन 16 से 18 हफ्ते का होता है। और इस दफ़ा ऑफ कोर्स कोविड के बाद हमने एक नया ट्रेंड देखा है कि तमाम जो दुनिया में मैराथन इस वक्त हो रही हैं बेशमूल पाकिस्तान, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का इजाफा होता जा रहा है। और जब पार्टिसिपेंट्स का इजाफा होता जा रहा है तो ऑफ कोर्स एक कंपटीशन की एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो रही है। तो इस साल भी हम लोगों ने वियना में बहुत ज़्यादा रनर्स को देखा। वियना इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी और बहुत अच्छे इंतजामात थे। और ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि मुझे वियना के अंदर अपने पर्सनल बेस्ट के साथ बॉस्टन क्वालिफिकेशन करने का मौका मिला। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हम जब भी इन मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो हमें बहुत अप्रिशिएट करती है, उनसे मुलाकात होती है। और ऑफ कोर्स एक इस तरीके से हम जब पाकिस्तानी इन्वेस्टर बन के इन मुल्कों में जाते हैं तो एक ये अच्छा पैगाम भी जाता है, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी इससे क्रिएट होता है। राइट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वसी साहब मेरी तरफ से भी। और बॉस्टन मैराथन इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट मैराथन्स जिसके लिए क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने वो क्वालिफाई किया है, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि क्वालिफिकेशन के लिए क्या पैरामीटर्स रखे जाते हैं खासकर बॉस्टन मैराथन के लिए? जी बिल्कुल। थोड़ा सा बॉस्टन से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इससे पहले 6 वर्ल्ड मेजर्स होती थी, जो कि टोक्यो, बर्लिन, लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क और बॉस्टन। इस साल इसमें सिडनी का भी इजाफा हो गया है। तो किसी भी मैराथनर के लिए बहुत बड़े एजाज की बात होती है कि वो इन मैराथन्स में हिस्सा ले और अपना जो बेस्ट है वो उसमें परफॉर्म करे। बॉस्टन जो है वो हमेशा से एक हार्डेस्ट मैराथन रही है इन टर्म्स ऑफ टाइम क्वालिफिकेशन। तो हर एज कैटेगरी के लिए इसके अंदर एक टाइम क्वालिफिकेशन होती है। मेरी एज कैटेगरी जो कि 45 से 49 की है, इसके अंदर 3 आवर्स एंड 15 मिनट से कम में अगर आप मैराथन करते हैं कोई भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, तो आप बॉस्टन के लिए क्वालिफाई करते हैं। और तो मेरा इस साल वियना में जो टाइम है वो 3 घंटे 15 मिनट से कम था, तो उसकी वजह से मैंने बॉस्टन को क्वालिफाई किया। अच्छा, क्वालिफिकेशन ही खाली कर लेने से आप बॉस्टन नहीं भाग सकते। अच्छा। इसका जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि क्वालिफिकेशन के बाद उनके पास तमाम एंट्रीज जाती हैं और फिर एक कट ऑफ टाइम डिसाइड होता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉस्टन के आने तक ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को इम्प्रूव करते रहें ताकि आप अपनी एंट्री को सिक्योर कर सकें। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रहमान, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 7 मेजर्स हो गए, 7 मेजर्स में से आपकी अब तक कितनी हो गई, कितनी रह गई हैं? अच्छा, मैं तकरीबन 4 वर्ल्ड मेजर जो है वो कर चुका हूँ, जिनमें शिकागो है,